हेलो एवरीवन। आप सभी का यूजीसी हिस्ट्री हब में स्वागत है। हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज भारत में आते हैं और वे बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ भारत में अपने तमाम व्यापारिक केंद्रों की स्थापना करते हैं। हमने कल डिस्कस किया था लास्ट में कि 1651 में किस तरह से बांटन नामक एक अंग्रेज जो चिकित्सक था, उसने बंगाल के जो उस समय सूबेदार थे उनके ट्रीटमेंट किए और उसका परिणाम ये हुआ कि 3000 रुपये वार्षिक के एवज में शाह शुजा ने, जो बंगाल के सूबेदार थे, उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा से बिना अतिरिक्त भुगतान किए यानी 3000 रुपये एक मुश्त दे दें और उसके बाद में वो जितना ट्रेड कर सकते हैं करें। ये जो चीज मिला इनको, ये बढ़त जो मिली, ये जो और ट्रेडर थे उनकी तुलना में बहुत महत्वपूर्ण था। क्योंकि अगर देखा जाए, हम पीछे भी चर्चा कर चुके हैं हालांकि, कि जो हमारे देश के व्यापारी थे वो 5% चुंगी या कस्टम देते थे और जो विदेशी थे वो 10% देते थे। ठीक है। अब आप देखिए, इसी बंगाल से भारतीय व्यापारी अगर ट्रेड करेगा तो 5% देगा वो चुंगी, और विदेशी व्यापारी यानी फ्रेंच, डच, डेन जितने भी हैं वो कितना देंगे? 10% देंगे। अंग्रेजों को भी पहले 10% देना था। 10% एक बड़ा अमाउंट हुआ। जितना बड़ा ट्रेड था बंगाल, बिहार, उड़ीसा का, शायद पीछे हमने चर्चा भी किया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो ये रीजन था, ये मुगलों का सबसे संपन्न इलाका था और बंगाल तो बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब हुआ करता था उस समय। ठीक है। हम लोगों ने बात किया था कि चाहे नील हो, चाहे सोरा हो, चाहे कपड़े हो या मलमल हो, रेशम हो, इसके अलावा धातु की कुछ चीजें बना करके यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था। चीनी था। तो एक बड़ा अमाउंट था जो यहाँ से एक्सपोर्ट होता था और सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग स्टेट इंडिया का अगर देखा जाए उस समय तो बंगाल था। और वहां आप देख रहे हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा का तीनों कंबाइन केवल 3000 रुपए चांदी के देने हैं और उसके बदले जितना व्यापार कर पाए ये लोग करें। बाद में आप देखेंगे कि इन ये जो ट्रेडिंग राइट मिला, इसके अगेंस्ट में आगे आप देखेंगे दस्तक इशू होने लगे। दस्तक मतलब एक परमिट इशू होता था जो लोकल अथॉरिटी थी वो इशू करती थी। ठीक है। वही दस्तक या परमिट कैसे, मतलब ऐसे आप एक समझने के लिए कर सकते हैं कि जो बसों में चलते हैं रेगुलर, वो लोग पास बनवा लेते हैं तो उन्हें रोज टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे जो दस्तक बनवाता था वो एक तरीके से पारगमन का पास था, यानी जो चुंगी का केंद्र होता था तो सब लोग माल लेकर के आते तो वहां पहले चुंगी पे करते थे, कैसे अभी हम लोग देखते हैं टोल पे करते हैं। ठीक है। तो वैसे ही वो था सिस्टम। तो जब उनको पास मिल गया, यानी क्या मिला? दस्तक कहते थे उसे। दस्तकों की व्यवस्था हो गई। अंग्रेज आते थे, ये लोग जो मुगल अथॉरिटी थी वो उनको दस्तक इशू की रहती थी, दस्तक दिखाया कि ये हमारा माल है, फिर वो निकल जाते थे। ठीक है। बाद में तो आप देखेंगे कि औरंगजेब ने यहां तक कह दिया कि जिनके पास दस्तक है उनके अंग्रेजों के पास में, उनके सामान का फिर खोल करके निरीक्षण और फालतू का उनको परेशान करना आप छोड़ दीजिए। तो इस तरह से इनका जो है दस्तकों का जो उपयोग शुरू हुआ तो बहुत ईजी हो गया ट्रेड। इन्हें जो लगने वाला समय था चुंगी के केंद्रों पर वो भी कम लगा। अब इनको बस दस्तक दिखा करके निकल जाना, तुरंत हाथ दिखलाए, चलो अपनी गाड़ी आगे बढ़ाओ। बाकी सब रुकते थे, चुंगी पे करते थे, तो महंगा भी पड़ता था ये चीज। अब इनको आप देखें व्यापार में इस तरीके से वरीयता मिल गई। इसी नाते कहा जाता है कि एक अंग्रेज डॉक्टर ने भारत मांग लिया। किससे? मुगल सूबेदार से, अप्रत्यक्ष रूप में। अब हम लोग देखते हैं कि इसके बाद क्या होता। 1680 में औरंगजेब को आप जानते हैं रिलीजियसली थोड़ा ज्यादा ही कट्टरता उनमें थी और औरंगजेब ने 1.5% का जजिया लगा दिया। कितना? 1.5% का जजिया लगा दिया। यानी जो भी ब्रिटिश ट्रेड होगा उसको, ट्रेडर को अपने टोटल अमाउंट पर 1.5% जजिया जमा करना पड़ेगा। ठीक है। और ये काम किया था उसने, औरंगजेब ने 1680 में, 1680 में। तो औरंगजेब ने कंपनी के ट्रेड पर जजिया कब लगाया? 1680 में। ठीक है। जजिया क्या था? जजिया जो नॉन मुस्लिम थे उनसे वसूला जाने वाला एक कर था। अब इसमें हालांकि विद्वानों में मतभेद है। ज्यादा सेकुलर जो है वो कहते हैं कि नहीं, क्योंकि ये रिलीजन पर बेस्ड नहीं था, ये अहले जिम्मा माना जाता था। अहले जिम्मा कहते हैं यानी जिनकी रक्षा का दायित्व जो है मुसलमानों पर, उनको अहले जिम्मा कहा गया। अब मुझे भी नहीं समझ में आता है कि इन्होंने कैसे इसको पंथ निरपेक्ष कर में डिक्लेयर किया है, लेकिन एनसीईआरटी यही मानती है कि जजिया जो है वो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कर है। जबकि आप देखेंगे इनको उन पर आरोपित किया जाता था जो कौन लोग होते थे? नॉन मुस्लिम ट्रेडर होते थे। तो आप ये ध्यान रखें, नॉन मुस्लिम ट्रेडर पर लगता था और दूसरा किस पर लगता था? जो नॉन मुस्लिम एजेंट्स मतलब लोग थे, प्रजा थी, उन पर लगता था। यानी मुगलों की, मुसलमानों की जिन शासकों ने जजिया लगाया, उन्होंने कहा कि ये हमारे अहल ये जिम्मा है। क्या है? अहल ए जिम्मा, यानी इनके सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। हालांकि आप जानते हैं इसका एक उद्देश्य था जजिया लगाने का, वो ये था कि ताकि लोग कन्वर्जन कर जाए, यानी इस्लाम धर्म स्वीकार करो, नहीं तो जजिया दो। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये कर जो है, जजिया कर, इन पर लगाया गया? नॉन मुस्लिम पर लगाया गया था। ठीक है। और तब तक ये जजिया कर चलता रहेगा उन पर जब तक कि वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हो जाते। तो ये काम इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध भी किया, क्योंकि इनके लिए चाहे यहूदी हो या क्रिश्चियन हो, ये सब काफिर हैं। तो काफिर मतलब जो इसमें विश्वास नहीं करते, इस्लाम की मान्यताओं में विश्वास नहीं करते, उनको काफिर कहा गया। तो काफिरों से जजिया कर वसूला जाता था। नेक्स्ट आप देखेंगे 1686 में अंग्रेजों ने हुगली लूट लिया। हुगली, बंगाल में हुगली का शहर है और ये ट्रेडिंग पॉइंट भी था। पीछे कई बार रेफरेंस भी इसका आ चुका है कि कई यूरोपीय लोगों ने यहाँ पर अपना फैक्ट्रियां खोल रखी थी। तो अंग्रेजों ने हुगली लूट लिया।
ठीक है, कब लूट लिया? 1686 में। अब आप देखिए इनकी धृष्टता कितनी बढ़ती जा रही है कि केवल व्यापारिक लूटपाट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन्होंने क्या किया, हुगली लूट लिया, तो औरंगजेब ने कड़ी कार्यवाही की, लेकिन ये लोग भाग करके कहाँ चले गए? एक ज्वर द्वीप है आगे, गंगा सागर में कुछ द्वीप है, कहाँ पर? गंगा सागर। ठीक है, तो गंगा सागर के द्वीप में जाकर के ये लोग बैठ गए, क्योंकि आप जानते हैं मुगलों की सबसे बड़ी कमजोरी थी, उनके पास नेवी नहीं थी शक्तिशाली, और ये कहा करते थे कि दम है तो समुद्र में उतर कर दिखाओ। स्थल पर तो हमारे जो बादशाह थे बहुत ताकतवर थे, मुगलों की सेना बहुत ही पावरफुल थी, जमीन पर उन्हें कोई नहीं हरा सकता था, इतनी मजबूती थी उनकी, लेकिन समुद्र में इनकी शक्ति नहीं थी, और समुद्र में अंग्रेजों की महत्वपूर्ण शक्ति थी। अंग्रेज वहीं से ललकारते रहे कि आ जाओ समुद्र में, फिर बताते हैं तुम्हें। परिणाम ये होता है कि अंततः औरंगजेब को भी लगा कि बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए, और समझौता हो जाता है। अगला एक डेवलपमेंट हुआ कि 1690 में अंग्रेजों ने अपनी एक फैक्ट्री बनाई सुतानाटी में। ठीक है, कहां पर? 1690 एक स्थल है सुतानाटी। ठीक है, सुतानाटी भी कहीं कहीं मिलेगा, सुतानाटी या सुतानाटी, यहां पर अपनी फैक्ट्री इन्होंने बनाई। अब ये जगह महत्वपूर्ण है, कलकत्ता की नींव पड़ने की प्रक्रिया आरंभ हो गई। तो 1690 में सुतानाटी में एक फैक्ट्री स्थापित किया। बाद में इन्होंने क्या किया कि 3 गांव की जमींदारी ले ली, वहां के उससे जो सूबेदार थे, अजीमुस्तान थे, उनसे सुतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर 3 जगहों की जमींदारी ले ली, खरीद लिया। उस समय जमींदारियां बेची खरीदी जाती थी। तो कौन कौन? सुतानाती था पहले, उसके बाद में एक गांव और गोविंदपुर, और तीसरा गांव था कोलिकाता। ठीक है, तो ये 3 गांव आ गए। कौन? सुतानाती पहले जहां फैक्ट्री स्थापित किया था, तो पहला गांव हो गया, दूसरा गांव गोविंदपुर, और तीसरा गांव कोलिकाता। वहां के स्थानीय जमींदार को 1200 रुपए देने का कहा गया कि 1200 रुपए उसे दे दो जिसके पास पहले से जमींदारी थी। अब ये जमींदारी किसके पास आ गई? अंग्रेजों के पास आ गए। यानी इन 3 गांवों की, सुतानाती, गोविंदपुर और कोलिकाता का अब पूरा अधिकार किसके पास आ गया? अंग्रेजों के पास आ गया। और यहीं पर आप देखेंगे 1698 में इन्होंने कलकत्ता की स्थापना किया, और यहाँ पर एक किलेबंद बस्ती बसा ली। तो कलकत्ता का बना 1698 में, कलकत्ता की नींव पड़ी। कलकत्ता, जिसको अब कोलकाता कहा जाता है, कलकत्ता की नींव पड़ी। ठीक है, और यहाँ एक फैक्ट्री बना लिया। मतलब देखो, शुरुआत होती है सुतानाती से, अब एक एक्सटेंडेड एरिया ले लिया गया, 2 गांव और खरीद लिए गए। यहाँ तो केवल फैक्ट्री बनी थी, अब ये गांव भी खरीद लिया गया। आगे चलकर के इसकी पूरी जमीन ले ली गई जमींदारी के रूप में, गोविंदपुर और कोलिकाता। इन तीनों गांवों पर एक किलेबंद बस्ती बसाई गई, जिसको कहा गया कलकत्ता। अब ये कलकत्ता सिटी शुरू हुई, और ये फोर्टिफाइड बिल्डिंग जो कहलाई, वो फोर्ट विलियम कहलाई। तो क्या कहलाई? फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट विलियम कलकत्ता। अब ये पूरा इसका, और यही बन गया, आगे चल करके आप देखेंगे, फोर्ट विलियम कलकत्ता। ठीक है, जिसे हम कलकत्ता के नाम से जानते हैं, और अभी यही शहर। तो आप कलकत्ता के इतिहास आप देखिए कब से शुरू हुआ व्यवस्थित रूप से? 1698, जब फोर्ट विलियम की, या फोर्ट विलियम किलेबंद बस्ती की यहाँ पर स्थापना हो जाती है 1698 में। और देखिए कितना तेज डेवलप करता है। इसका जो पहला प्रेसिडेंट बना वो चार्ल्स आयर बना। इस फोर्ट विलियम का फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बना, फर्स्ट प्रेसिडेंट इसका, फोर्ट विलियम कलकत्ता का, उसका नाम था चार्ल्स आयर। ठीक है, चार्ल्स आयर। तो चार्ल्स आयर बन गया प्रेसिडेंट। यानी आप देखें यही संस्थापक के रूप में बड़ी भूमिका निभाता है। तो कहा जाए कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो चार्ल्स आयर। और इसने इतनी मेहनत की, इतनी लगन से काम किया, और एक बढ़िया सिटी डेवलप करना शुरू किया। इस 1700 में, केवल 2 साल बाद अपनी स्थापना की, फोर्ट विलियम का बना, हो सकता है इस समय बन ही रहा हो, एक बड़ा किला बना था ये, ठीक ठाक साइज का। और ये बनते बनते 1700 एडी में ये क्या बन गया? फर्स्ट प्रेसिडेंसी सिटी बन गया। फर्स्ट प्रेसिडेंसी सिटी बना। तो इंडिया का फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंसी सिटी कौन बन गया? पहला प्रांतीय नगर बन गया फोर्ट विलियम। ये पूरा किलेबंद बस्ती थी, मतलब ये तीनों गांव को चारों ओर से क्या किया गया? पूरी जमीन अपनी किलेबंद कर देते हैं, और इसी में नया नगर बसाते हैं, जिसको फोर्ट विलियम कलकत्ता नाम दिया गया। तो 1700 ईस्वी में ये फर्स्ट प्रेसिडेंसी सिटी बन गया। फिर आप देखेंगे दूसरा मद्रास बन जाएगा, और तीसरा सिटी कौन बन जाएगा? मुंबई, जो भी है, जो पहले बॉम्बे था। तो 3 प्रेसिडेंसी सिटी बनेंगे। कौन कौन? पहला बंगाल प्रेसिडेंसी का मेन सिटी कौन हो गया? कलकत्ता हुआ। दूसरा, इसको बंगाल प्रेसिडेंसी बाद में कहा जाने लगा। ठीक है, दूसरा कौन सा? मद्रास प्रेसिडेंसी, और तीसरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो 3 प्रेसिडेंसी बने। यानी ये ऐसे शहर हैं जिनमें आसपास के पूरे जो फैक्ट्रियां हैं उनका यहाँ से नियंत्रण किया जाएगा। तो इस कोस्ट पर जितने शहर हैं, यानी बंगाल से लगे हुए और आसपास के बंगाल, बिहार, उड़ीसा से लेकर के पूरे इलाके इसके अंदर आ गए, फोर्ट विलियम के अंडर आ गए। ठीक है, वहां आप जानते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज बना मद्रास में, और तीसरा कौन सा? बॉम्बे का प्रेसिडेंसी सिटी।
ठीक है। तो प्रेसिडेंसी से चीज हम पीछे पढ़ा भी चुके हैं बंबई के बारे में कि किस तरह से बंबई क्या करता है, पूरे पश्चिमी तट के व्यापार पर पूरा नियंत्रण करता है, यानी वहां का हेडक्वार्टर ये हो गया। आप पीछे पढ़ चुके हैं कि मद्रास को नीचे के जो साउथ इंडिया के जितने ट्रेडिंग सेंटर थे उनका हेडक्वार्टर वहां बना दिया गया। और फिर यहाँ क्या बनाया गया, ये जो तीन जो प्रदेश हैं अपने अभी के, हमने बात की कि ज्यादा हो गई संख्या, ये सब किसमें आ गए, फोर्ट विलियम कलकत्ता के अंदर आ जाते हैं। और फाइनली आप देखेंगे कि 1774 में ये कैपिटल बन जाता है पूरे भारत का। 1772 में अंग्रेजों ने भारत पर अपना नियंत्रण प्रत्यक्ष रूप से शुरू किया और 1774 में ये क्या बन गया, कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बन जाता है। तो कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया कब बना, 1774 में। भारत की राजधानी बन जाता है कौन सा शहर, कलकत्ता शहर। और आप जानते हैं कब तक रहता है ये, 1911 तक ये भारत की राजधानी रहा। तो कलकत्ता या कैलकटा या अभी कोलकाता कहते हैं, ये 1774 में पहली बार राजधानी बना। और अब देखिए लंबा पीरियड बिताता है, कब तक यहाँ कैपिटल रहती, 1911 दिसंबर में राजधानी, फिर दिल्ली आ जाती है। तो 1911 तक आप देख सकते हैं इतना लंबा पीरियड, ये लगभग 125 साल से ज्यादा तक भारत की राजधानी नगर के रूप में सुशोभित रहा। ठीक है। इसके बाद में देखने डेवलपमेंट ये हुआ कि 1715 में जॉन सरमन का एक मिशन आता है। ठीक है, जॉन सरमन मिशन 1715, ठीक। ये मुगल दरबार में जाता है, जॉन सरमन मिशन। ये कहां गया, कुछ मिशनरियों को मुगल दरबार में भेजा गया कि मुगल सम्राट से कुछ कंसेशन लेकर के आओ। तो ये मिशन कहां भेजा गया, मुगल दरबार में। ठीक है, तो मुगल दरबार में ये लोग पहुंचते हैं, कुछ बातचीत चलती है। अंततः अब आप देखिए धीरे धीरे इनकी ट्रेडिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ रही थी और ये अच्छा खासा चढ़ावा नजराना भी लेकर मुगल बादशाह को देने लगे। इन्होंने अपने अप्रोच भी बढ़ाए, जो उनके मंत्री वगैरह होते थे उनसे भी अच्छे संबंध बनाए। परिणाम ये होता है कि 1717 में मुगल बादशाह उस समय फर्रुख सियर थे, उन्होंने एक फरमान जारी किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत प्रश्न बनते हैं। 1717 का फर्रुख सियर का फरमान, फरमान मतलब होता है राज आज्ञा। ठीक है, ये फरमान अंग्रेजों के लिए वरदान साबित हुआ। ठीक है, इसमें भी बताते हैं कि वही कुछ हुआ था। इनके साथ जो ये जॉन सरमन का मिशन गया था, इसमें कोई अच्छा वैद्य था, डॉक्टर था, और उसने क्या किया, फर्रुख सियर को कहते हैं कुछ लोग कहते हैं उसकी बेटी को कुछ प्रॉब्लम थी और इन्होंने इलाज किया या ऑपरेशन किया, उससे काफी राहत मिली। और परिणाम ये होता है कि बादशाह सलामत फिर खुश हो जाते हैं। आप देखिए एक बार 3000 में बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी, इसकी सॉरी दीवानी कर रहे हैं, चुंगी मुक्त व्यापार करने के अधिकार दे दिए गए थे। वैसे ही उस अधिकार को मुगल बादशाह ने रेटिफाई कर दिया। ठीक है, ये भी खुश हो जाते हैं। हम लोग ये ध्यान दें कि कोई भी इलाका पूर्णतः कर मुक्त नहीं किया जाता था। टैक्स जो है, टैक्स कोई कर नहीं लेता है राज्य, तो ये उसके सॉवरेन राइट के बाहर चला जाता है। एक रेफरेंस मिलेगा आपको, जब एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं एक्सप्लेनेशन में जोड़ रहा हूँ चीज को। सम्राट अशोक के काल की एक घटना है। अपने राज्यारोहण के 20वें वर्ष में वो जाते हैं रुम्मिनदेही या लुम्बिनी, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, वहां की उन्होंने यात्रा की। अभी लुम्बिनी नेपाल में है, पहले रुम्मिनदेही नाम का एक छोटा गांव था, अभी लुम्बिनी नाम से एक शहर के रूप में डेवलप हो रहा है, काफी कुछ काम वहां हुआ है हाल के वर्षों में। तो वहां जाते हैं, इतने बड़े एम्पायर के सम्राट थे, भगवान बुद्ध के प्रति उनकी विशेष आस्था थी, विशेष लगाव था। तो जब वहां पहुंचे तो सम्राट अशोक भावुक हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस गांव के लोग इतने सौभाग्यशाली हैं, कौन लोग, रुम्मिनदेही के लोग, कि यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ, इतना पवित्र स्थल है ये, तो इन लोगों को कुछ वरीयता मिलनी चाहिए, कुछ छूट मिलनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि इस गांव को हम पूरी तरीके से जो षडभाग मतलब उपज का 1/6 हिस्सा उस समय राज्य टैक्स लेता था, ठीक है, लगान के रूप में वसूलता था। इन्होंने कहा कि भू राजस्व लगान हम 1/6 जो लेते हैं इसे माफ कर रहे हैं। अब आप देखिए कि उस समय के जो अधिकारी थे वो राजा को कोई गलत काम करने की सलाह या अनुमति नहीं देते। अनुमति क्या देंगे, बल्कि उसको मतलब ये करने देने में वो बाधक भी बनते थे। मतलब राजा निरंकुश नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये है, आशा ये है। होता क्या है, जब उन्होंने कहा कि हम षडभाग यानी लगान माफ कर रहे हैं, तो उनके मंत्री ने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये करने का मतलब है आप सॉवरेन राइट खो दे रहे हैं यहाँ से। मतलब ये होगा कि अगर रुम्मिनदेही से आप कोई कर नहीं लेते हैं, तमाम और जो छोटे मोटे टैक्स लगते थे उसे भी माफ कर दिया था, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई कर नहीं लेंगे तो ये हिस्सा आपके साम्राज्य का हिस्सा फिर नहीं रह जाएगा। और ये जो राज्य के नियम कानून होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये नहीं है, राज्य के सिद्धांत के विरुद्ध है, तो आप इसमें कमी कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने विचार विमर्श करके 1/6 से घटा करके लगान की दर 1/8 कर दिया। ये अभी एक छोटा सा वहां पर वो लगा हुआ है, आप जानते हैं बहुत सारे अभिलेख महाराजा अशोक ने लिखवाए थे, उसी में एक रुम्मिनदेही इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, प्रत्यक्ष शिलालेख है, छोटा अभिलेख है, उस पर उसमें लिखा गया है कि चूंकि यहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इस नाते हमने यहाँ पर क्या किया है,
उबल ही कटे, उबल मतलब बोलते थे उम्बल, ठीक है, या बुरा जसो, इसको हमने काट दिया, कितना कर दिया, तो 1/6 से 1/8 कर दिया, और जो अन्य कर अबवाब लगते थे उसे हमने पूरी तरीके से माफ कर दिया। यही हमारी बुद्ध के प्रति क्या रही, श्रद्धांजलि रही, यहाँ के लोगों के लिए हमारी यही एक श्रद्धांजलि, मतलब ये कहा जाए कंसेशन रहा, छूट रहा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ भी बात आई थी कि इनको टैक्स फ्री, मतलब किसी प्रकार का कर ना देना पड़े। तो आप जानते हैं ये व्यवस्था हमारे यहाँ कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। राज्य अपने सॉवरेनिटी को हमेशा क्या करता है, स्वीकार करता है। तो यहाँ पर फारूक शेर ने कहा कि 3,000 रुपए वार्षिक देने के एवज में, कितना, 3,000 रुपए वार्षिक, ठीक है, इसके भुगतान के एवज में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा से मुक्त व्यापार, अब यहां ध्यान कर दीजिएगा, मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड का यहां राइट दिया गया, फ्री ट्रेड, वो जितना व्यापार कर पाओ उतना व्यापार, उड़ीसा से मुक्त व्यापार का अधिकार। अब इसके आगे काफी महत्वपूर्ण प्रभाव आएंगे, इंप्लीकेशन आएंगे, ठीक है। और दूसरा जो है इसमें 10,000 रुपए वार्षिक के बदले सूरत पश्चिमी तट का बहुत बड़ा, अब आप यहां देखिए बंगाल बहुत बड़ा सेंटर है और उधर क्या है, गुजरात, सूरत, ये सब बहुत बड़े सेंटर है। तो 10,000 रुपए वार्षिक के बदले सूरत से कर मुक्त व्यापार, यानी कोई कर नहीं लगेगा, कर मुक्त व्यापार, कितना देना है वहां, सूरत के लिए 10,000 रुपए देना है। और तीसरा बड़ा ही महत्वपूर्ण एक अधिकार और मिल गया, कंपनी के बंबई टकसाल, टकसाल मतलब होता है मिंट, टकसाल का मतलब होता है जहां सिक्के की छपाई निर्माण होता है, छपाई होती है, छापा खाना भी सिक्कों का बोलते हैं इसे। तो बंबई टकसाल, कंपनी के बंबई टकसाल से बने सिक्के, ढाले गए सिक्के भी कह सकते हैं, से बने, आपने ढाले गए, ढलाई कहते हैं सिक्कों की, ढाले गए सिक्के पूरे मुगल साम्राज्य में मान्य होंगे। ये आप देखिए बड़ा महत्व का चीज है, ये पूरे मुगल साम्राज्य में मान्य होंगे। अब आप ध्यान से देखिए इनको, आपने सुना होगा, कहा जाता है इनके नाम के सिक्के चलते हैं। तो सिक्के कहां चलते हैं, यानी जहां उस व्यक्ति का डोमिनेशन हो, अधिकार हो, आधिपत्य हो, सिक्के चलने का यही मतलब है। तो भारत के सभी इलाकों में किसके सिक्के चलेंगे, अब कंपनी का आप देखिए कैसे दखल और महत्ता बढ़ती जा रही है। अब उनके सिक्के पूरे मुगल साम्राज्य में क्या हो गए, मान्य हो गए, ये बहुत बड़ी बात थी। तो अब आप तीनों को ध्यान से देखिए, तो कोई भी कंपनी, चाहे फ्रांसीसी हो, जो बाद में आएंगे, अभी हम चर्चा करते हैं, या डच हो, या डेन हो, या पुर्तगाली हो, सबसे ज्यादा जो है सुविधा की स्थिति में और लाभदायक स्थिति में कौन पहुंच गया, ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंच गई है, ठीक है। इस नाते इस फारूक शेर के फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहा गया, इस फरमान को, इसकी महत्ता देखते हुए इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा का मतलब होता है महान अधिकार पत्र, ठीक है, महान अधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा। मैग्ना लैटिन टर्म है, मैग्नस मतलब होता है महान, कार्टा मतलब होता है चार्टर, यानी अधिकार पत्र। तो मैग्नस चार्टर, इसका अगर इंग्लिश करेंगे तो मैग्नस चार्टर इसका अर्थ मतलब निकलेगा इंग्लिश में। तो मैग्नस चार्टर मतलब महान अधिकार पत्र, मतलब इतना बड़ा, अब मतलब देखो इसने क्या दिया, भारत का साम्राज्य लिख दिया, किसके हाथों, कंपनी को दे दिया, इसने रास्ता क्लियर कर दिया। कैसे, अब आप देखिए यहाँ साफ दिखाई दे रहा है, इतनी सुविधा जब मिल गई इनको, तो आप समझ सकते हैं भारतीय व्यापारियों तक का लाभ किससे कम हो गया, कंपनी के व्यापारियों की तुलना में। आगे आप देखेंगे, हमने पीछे भी बताया थोड़ी पहले कि दस्तक जारी होते थे, ठीक है। अब ये दस्तक कहाँ जारी होने लगी, बंगाल में तो दस्तक जारी हो रहे थे, यहाँ भी जारी होने लगे 10,000 रुपए दे करके, सूरत में भी। यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारी दस्तक लेकर चलता है, उसे कहीं चुंगी देने की, कोई कर देने की जरूरत नहीं है।
पास दिखाया और निकल गया। यहाँ ये बाद में बदमाशी करेंगे, आगे चर्चा आएगी, ठीक है। कि बंगाल में इन्होंने तो अति कर दिया, बंगाल में शासन थोड़ा कमजोर पड़ा तो वहां क्या किया, इन्होंने दस्तकों का दुरुपयोग करना शुरू किया। ये दस्तक मैंने बताया कि पास थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि अपने माल के साथ भारतीयों का माल भी रखने लगे ये लोग, ठीक है। सिराजुद्दौला जो बाद में बंगाल का नवाब था, उससे झगड़ा भी इसी नाते होता है, आप देखेंगे। तो अपने माल के साथ भारतीयों का माल भी रख लेंगे, ठीक है। जैसे मतलब आप अपने पास और किसी और को निकलवा दीजिए, ऐसी स्थिति बन गई। तो पता चला जो सरकार को 5% भारतीयों से चुंगी मिलती थी, उनसे साठ गांठ कर लेते थे, दे देना 1-1.5% तुम दे देना, ठीक है, और तुम्हारा माल भी अपने साथ हम निकाल देंगे। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। और ये दशकों के दुरुपयोग से रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। कंपनी को दे करके गलती तो इन्होंने किया, इनको अनुमान ही नहीं रहा होगा कंपनी कितना बड़ा ट्रेड करने जा रही है। धीरे धीरे भारत के लगभग बहुत बड़े ट्रेड पर इनका क्या हो गया, मोनोपोली हो गया। क्योंकि अब इनके आगे ना तो फ्रांसीसी टिक रहे हैं, ना तो पुर्तगाली टिक रहे हैं, ना भारतीय टिक रहे हैं, कोई नहीं टिक रहा है। तो एक तरीके से मोनोपोली मतलब एकाधिपत्य किसका हो गया, इन्हीं का हो गया। तो बंगाल का ट्रेड एक तरीके से एकाधिपत्य में कंपनी के चला गया और धीरे धीरे बाकी जो प्रतिद्वंदी कंपनियां थी उनको इन्होंने खदेड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। नुकसान होने लगा, बुरी हाल में पहुंच गई वो। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी उसके बाद क्या होता है कि थोड़े दिन बाद में इंग्लैंड में काफी बहस छिड़ गया, ठीक है। और बहस इस बात को लेकर छिड़ता है कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों व्यापार करेगी, उसी को क्यों मोनोपोलिस्टिक राइट दे दिया गया। तो कुछ कंपनियां आप देखेंगे और बनेंगी वहां पर। ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध होने लगा और वहां कुछ कंपनियां और बनती हैं। इन कंपनियों में महत्वपूर्ण कंपनी जो थी 1688 में बनी थी, एक न्यू कंपनी के नाम से। किस नाम से बनी थी, न्यू कंपनी बनी थी 1688 में, ठीक है। तो 1688 में एक नई कंपनी बनती है इंग्लैंड में, न्यू कंपनी के नाम से। ये हुआ केवल जो पुरानी कंपनी है वही केवल भारत से व्यापार क्यों करेगी। तो पार्लियामेंट में दबाव पड़ना शुरू हुआ, ये लोग लॉबिंग करना शुरू किए और परिणाम ये होता है कि एक नई कंपनी फॉर्म होती है जो प्रतिद्वंदी कंपनी के रूप में आई ईस्ट इंडिया कंपनी की। उसके कुछ दिनों बाद और 1694 में दो कंपनियां बनी और 1694 में दो कंपनी बनती हैं इनके इसके अतिरिक्त। 1694 में एक कंपनी जिसका नाम था जनरल सोसाइटी, क्या नाम था, जनरल सोसाइटी, ठीक है। तो अब कितनी हो गई, एक पुरानी वाली कंपनी, फिर एक न्यू कंपनी, फिर एक जनरल सोसाइटी और एक अगली कंपनी बनती है इंग्लिश कंपनी बनती है एक और, ठीक है। इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, ये इसके बाद बनती है इसी वर्ष इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, ये नाम से तीसरी कंपनी बनी। ये कंपनियां जो कि अभी तब तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी अपना इंग्लैंड में भी काफी प्रभुत्व बना ली थी, इसकी लॉबिंग अच्छी हो गई थी पार्लियामेंट में और लॉबिंग चलती है। और दूसरा इन्होंने भारत के व्यापार में भी दखलंदाजी बढ़ा लिया था 1694 तक आते आते। परिणाम ये होता है कि ये कंपनियां जो है पुरानी कंपनी के साथ बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती हैं और परिणामतः इन सभी का विलय हो जाता है पुरानी कंपनी में 1708 में, ठीक है। कब हो जाता है, 1708 में इनका विलय हो गया, 1708 में। तो अब ध्यान रखिएगा, बाद की जो तीन कंपनियां आई ये सब मर्ज कर जाएंगी किसमें, पुरानी कंपनी में। अब इसका नया नाम पड़ेगा, ठीक है। तीनों के मर्जर के बाद नाम पड़ेगा द यूनाइटेड कंपनी ऑफ। अब ये कौन सी कंपनी है, मर्जर के बाद आई द यूनाइटेड कंपनी ऑफ, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये नाम पड़ता है। सभी कंपनियां जब मिल गई उसके बाद में, और ये कंपनी कब अस्तित्व में आ गई, 1708 में। तो 1700, अब आप ध्यान रखिएगा क्या नाम है, द यूनाइटेड कंपनी, यानी सब जो सम्मिलित कंपनी है, बाकी आधा नाम वही है, मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ठीक है। ये नाम पड़ा। इस कंपनी का नाम लिखने काफी बड़ा है, तो दस्तावेजों में इतना बड़ा नाम लिखना बार बार बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी अब सारी कंपनियां विलय हो चुका है, समाप्त हो चुकी हैं। इस नाते बाद में आया कि इसका नाम थोड़ा छोटा किया जाए, इतना बड़ा दो लाइन का नाम लिखने की जरूरत क्या है, ठीक है। तो इसी को 1833 के चार्टर एक्ट, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, 1833 के चार्टर एक्ट से इस कंपनी का नाम
क्या कर दिया गया, वही जो बात तक चलता रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी, बस संक्षिप्त कर दिया गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। ठीक, तो ये नाम कब मिला इसको, संक्षिप्त नाम ईस्ट इंडिया कंपनी, मार्क करिएगा 1833 के चार्टर एक्ट से। समय समय पर संविधान संशोधन होता है कंपनी का, भारत में भी इंग्लैंड में भी। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग जानते हैं कि कई चार्टर पास हुए थे जिनको हम लोग पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। उसमें जो 1833 में चार्टर एक्ट आया उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रख दिया गया, और भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी उसको कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या नाम पड़ा, तो भारत सरकार का नाम पड़ा। देखो दोनों चीजें ध्यान रखना आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब से कहा जाने लगा, ठीक है, ये 1833 के चार्टर एक्ट से कहा जाने लगा। दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1833 का चार्टर एक्ट और भी कई कारणों से इंपॉर्टेंट है, हम लोग आगे इसको डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक अग्रणी कंपनी के रूप में आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई देती है। अब इनके बाद अंग्रेजों के बाद में आते हैं दूसरे प्रतिद्वंदी जो यूरोपियन हैं, उनको हम कहते हैं डेनमार्क के निवासी थे, इनको क्या नाम दिया गया, डेन नाम दिया गया। तो अगले ट्रेडर आएंगे। अब आप देख रहे हैं इतना ज्यादा फायदे का व्यापार है भारत से होने वाला, और इतनी अकूत संपदा है भारत में। एक चीज और ध्यान रखें, चीन भी आर्थिक दृष्टि से ठीक है, संपन्न है वो भी, लेकिन चीनियों ने एक तरीके से ना, जिन्हें कहते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल जो दरवाजों बाउंड्री चार दीवारी घेर करके अंदर बैठते हैं, उनके दिमाग में थोड़ा सा कंजेशन भी आता है धीरे धीरे। जो चाइनीज थे दुनिया से बहुत खुला व्यापार नहीं करते थे, बड़े रिस्ट्रिक्शंस थे, और चीनी आप जानते हैं एग्रेसिव भी होते हैं, तो किसी को बहुत तवज्जो नहीं देते थे। अभी देखते होंगे चीन के राष्ट्रपति हैं, वो लगता है कभी हंसते ही नहीं है, कभी खुल करके हंसते देखा किसी ने, हमने तो नहीं देखा कि खूब खिलखिला करके जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हंसते, कभी हंसते हुए नहीं दिखाई देते। तो यहाँ पर हम लोग बात ये कर रहे थे कि चीन में उतना ज्यादा अभी शुरुआत नहीं हुई, बाद में होगा, तो आप पढ़ेंगे कैसे संघर्ष चलेगा। हाँ, ये बात कर रहे थे कि डेन आते हैं। अगला कौन है, डेनमार्क के निवासी आते हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं, डेन। ठीक है, ठीक है, तो डेन व्यापारी आए भारत में। इन्होंने कहा भाई हम भी क्यों पिछड़े, भारत का धनी बना, चलो इंडिया। तो भारत से इनको भी धन प्राप्त करने की लालसा हुई। डेन आते हैं 1616 में। कब आते हैं लोग, 1616 में आते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, पहले पुर्तगीज आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेन आए। तो डेन आते हैं 1616 में, और ट्रांकेबोर, ठीक है, ट्रांकेबोर, ठीक, जो साउथ में है, यहां पर इन्होंने आकर के तंजौर जिले में ये पड़ेगा। कहां पर पड़ेगा, तंजौर, आप जानते होंगे तमिलनाडु में है। तो ये कहां पर है, तंजौर जिले में है, तमिलनाडु राज्य में। मार्क कर लीजिएगा इस चीज को, तमिलनाडु। यहां पर इन्होंने अपनी ट्रांकेबोर में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की। तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया, डेन यानी डेनमार्क के व्यापारियों ने, जिन्हें डेन कहते हैं, जैसे अंग्रेज फ्रांसीसी बोलते हैं वैसे इनको डेन बोलते हैं। तो इन्होंने ट्रांकेबोर में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया, और दूसरी फैक्ट्री इन्होंने स्थापित किया 1676 में सीरमपुर में। ये वस्तुतः श्रीरामपुर था, लेकिन आप जानते हैं बदमाशी, ये लोग आते थे तो केवल इनका ट्रेड उद्देश्य नहीं होता था। मैं पीछे भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये लोग भारत में ईसाइयत का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, और ये धार्मिक वर्चस्ववादी विचारधारा के लोग हैं। इनको लगता है कि जैसे आप देखेंगे कि इस्लाम हुआ, ईसाइयत हुआ, इनमें ये है मतलब अंडरस्टैंडिंग इनके लोगों में कि हमारे धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, बहुत मतलब हे दृष्टि से देखते हैं। जैसे एक सनातनी हिंदू है, वो सबको कहता ठीक है तुम्हारा धर्म तुम अपना मानो, हमारा अपना मानते हैं। ठीक है, वो बहुत गंदे तरीके से क्रिटिसाइज, सही में सनातनी होगा तो किसी दूसरे धर्म पर आक्रामक या बहुत गंदे तरीके से क्रिटिसाइज करने का भाव आप नहीं देखेंगे। लेकिन इनमें क्या होता है, ये कुछ नहीं जानेंगे कि सनातन क्या है, फिर भी क्रिटिसिज्म बहुत गंदे तरीके से करते हैं। ठीक है, वो पहले से प्री ऑक्युपाइड है कि हमारा वाला बहुत बड़ा और बाकी सब तुच्छ है। तो ये विचारधारा थी। तो श्रीरामपुर को इन्होंने क्या बना दिया, सेरमपुर कहना शुरू कर दिया था यूरोपियों ने। तो सेरमपुर में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री स्थापित किया 1676 में। ये लोग बहुत टिक नहीं पाते हैं भारत। आप देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े जॉइंट बैठे हुए हैं, अभी हम लोग चर्चा करेंगे इनकी भी, फ्रेंच की भी। तो यहाँ बैठे हुए थे पुर्तगीज, बहुत पैर जमा करके बैठे हुए थे बड़े इलाके में, उसके बाद अंग्रेज हैं, ठीक है, डच भी हैं। तो ये लोग टिके नहीं प्रतिस्पर्धा में, और अंततः 1745 में सारी फैक्ट्रियां ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने बेच दिया। कब बेच दिया, 1745। ठीक है, सारी फैक्ट्री किसको बेच दिया इन्होंने, सारी फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया। चले जाते हैं मसाला डिपो में कि हम वहां से मसाले का व्यापार करें। ठीक है, तो यानी डेन का इतिहास बड़ा संक्षिप्त है रिलेटिवली, और ये बहुत काम भी भारत में नहीं फैला पाते हैं।
परिणाम ध्यान रखना है कि जिन लोगों ने अपनी सारी फैक्ट्री किसे बेच दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया। ठीक, अब इसके बाद में एक महत्वपूर्ण शक्ति आती है फ्रांसीसी, फ्रेंच आते हैं। अगर आप ध्यान दिए हो तो फ्रांस का इतिहास बड़ा इंटरेस्टिंग है। दो देश बड़े तगड़े वाले प्रतिस्पर्धी रहे यूरोप में, इंग्लैंड और फ्रांस। 17वीं 18वीं शताब्दी में देखेंगे तो बड़ा गला काट प्रतिस्पर्धा चल रही है। इसमें अंग्रेजों में और फ्रांसीसियों में जानी दुश्मन, पूरी दुनिया में लड़े हैं ये और जमकर लड़े हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं, अब आप ऐसे देख रहे होंगे पड़ोसी भी है, केवल इंग्लिश चैनल है बीच में। ठीक, तो दोनों में कुछ वो भी चलता था, अंग्रेज थोड़ा व्हाइटिश होते हैं, ये थोड़े येलोइश होते हैं, तो ये भी रहता था, सुपीरियरिटी, रेशियल सुपीरियरिटी भी रहती थी। अंग्रेज अपने आप को ज्यादा सुपीरियर मानते थे और उसके उलट फ्रांसीसी जो थे अंग्रेजों सुपीरियर खुद को मानते थे। और उसमें कैसे रहने वाले जो दो घर होते हैं अगल बगल वाले, उनमें चलती है, ऐसे यहाँ भी चल रही थी दो देशों के बीच। इंग्लैंड जहाँ नौसेना में बहुत ताकतवर था, वहीं फ्रांस जो था वो थल सेना में बहुत ताकतवर था। और अगर ग्लोरी देखा जाए तो फ्रांस की ग्लोरी कहीं किससे भारी पड़ती थी, इंग्लैंड से भारी पड़ती थी। लुई 14 इस समय रूल कर रहे थे। ठीक है, और ग्रेटेस्ट किंग माने जाते हैं यूरोप के। उन्होंने फ्रांस की प्रतिष्ठा को चरम पर पहुंचाने का काम किया था। ठीक है, और लोग ऐसा कहने लगे थे, लुई की तरफ से लोगों ने, किसी ने, उनकी अपने तारीफ करने वाले ने कहा था, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं। कौन कहा? लुई के मुंह से ये बात कहलाई गई थी। ठीक है, किसी राइटर ने लिखा होगा या हो सकता है उन्होंने खुद भी कहा हो, लेकिन संभावना कम बनती है। तो ये सब चल रहा था। इसी बीच में उनके एक फर्स्ट मिनिस्टर कहलाता था, एक पोस्ट था, फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं फ्रांस की। ठीक है, तो फ्रांसीसी कब आए? ठीक, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है 1664 में। इस समय की घटना में बता रहा था, लुईस फर्स्ट इस समय कौन है? यहाँ के एम्परर हैं, सम्राट हैं। कहाँ के? फ्रांस के सम्राट, एम्परर है। और इनके फर्स्ट मिनिस्टर, जिसको हम प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट नाम था इनकी पोस्ट का, फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो जैसे मंत्रियों में सब ये फर्स्ट मिनिस्टर, फर्स्ट मतलब प्रथम मंत्री। प्राइम मिनिस्टर हम लोग बोलते हैं, प्राइम मतलब प्राइम मिनिस्टर का मतलब प्राइमस इंटर पेयर्स। समान मंत्रियों में जो होता है वो प्रथम होता है, प्रधानमंत्री होता है, समानों में प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, तो वैसे इनके यहाँ फर्स्ट मिनिस्टर बोलते थे प्राइम मिनिस्टर को, और ये थे उस समय मिस्टर कॉलबर्ट। क्या नाम था उनका? कॉलबर्ट नाम था। आप जानते हैं राजा को महान बनाने में मंत्री का भी बड़ा योगदान होता है। कॉलबर्ट भी बहुत समर्पित थे, किसको लेकर के, कि फ्रांस की जो गरिमा है, जो उसका गौरव है, वो पूरी दुनिया में फैले, और अपने सम्राट को इसके लिए बढ़िया से बढ़िया सलाह देने का काम कॉलबर्ट करते थे। ठीक है, तो कॉलबर्ट ने अपने राजा को बताया कि हम लोग एक मामले में पिछड़ रहे हैं। तो राजा ने, इनके सम्राट ने कहा कि कौन सा मामला है? बोले अंग्रेज भारत पहुंच चुके हैं और वो अपना बहुत बड़ा ट्रेडिंग रिजीम बना रहे हैं, वहां व्यापार का एक बहुत बड़ा तंत्र फैला रहे हैं। तो सम्राट ध्यान से सुनते हैं इनकी बात, बोलते हैं तो बताइए हमें क्या करना चाहिए? बोले हमें भी एक ट्रेडिंग कंपनी बनानी चाहिए। अब आप ध्यान दीजिए, इंग्लैंड में जहां प्रस्ताव आता है लंदन के कुछ मर्चेंट की तरफ से, ट्रेडर्स की तरफ से, हमने पीछे बता दिया आपको 1599 में, और ये आप देखेंगे 1664 में ये बात आती है। कब आती है बात? 1664 में। तो ये लोग पीछे भी चल रहे हैं, लगभग 65 साल बाद यहाँ पर ये प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये कहा गया, सम्राट ने कहा इनसे, कॉलबर्ट को कहा कि ठीक है, आप विशेषज्ञों से राय मशविरा करिए और एक बड़ी कंपनी हम भी बनाएंगे, देखेंगे इंग्लैंड हमसे कैसे आगे जाएगा। ठीक है, तो इस भावना के साथ ये हुआ कि राज्य के ही पैसे से स्टेट स्पॉन्सर्ड कंपनी बननी चाहिए। कैसी कंपनी बननी चाहिए? स्टेट स्पॉन्सर्ड कंपनी बननी चाहिए। यानी सारा खर्चा, सारा पैसा कौन देगा? राज्य देगा, और कंट्रोल भी किसके हाथ में होगा? राज्य के हाथ में होगा। तो इस तरह से 1664 में एक कंपनी की नींव पड़ी, जिसे हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसी को नाम जो फ्रांसीसी भाषा में है, यह है कंपैगनी। कंपनी फ्रैंकाइस डेस इंडेस डेस इंडेस इंडेस है, ओरिएंटल इंडेस। ये इसका फ्रेंच नाम है। ठीक है, कभी कभार ये पूछ लेते हैं ओरिजिनल नेम दे करके। ठीक, तो ये कंपनी बनी
यहाँ एस भी है ओरिएंटाल्स। तो ये पूरा नाम है कंपनी फ्रेंकोइस डेस इंडस ओरिएंटाल्स, जो भी प्रोनाउंसिएशन होता है फ्रेंच में अच्छे समझेंगे। इस कंपनी को पहली कंपनी, देखिए इतनी सारी कंपनियों के बारे में हम लोग पढ़े, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड कंपनी है, या राज्य प्रायोजित कंपनी है। स्टेट स्पॉन्सर्ड है, ये राज्य प्रायोजित कंपनी है। आप ज्यादा सीधे शब्दों में इसको कह सकते हैं सरकारी कंपनी है। बाकी सब कंपनियां जो चलती हैं वो प्राइवेट हैं, ये सरकारी कंपनी है जो किसके लिए निकली है, व्यापार करने के लिए निकली है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं सरकार का काम व्यापार करना नहीं होता है। आप देखिए कोई भी जो आर्थिक गतिविधि होती है, जब उसमें लगे लोग, उसके मालिक सीधे उसके लाभ हानि से जुड़ते हैं तो अप्रोच अलग होता है। जैसे आप अपने यहाँ देखे होंगे बहुत लंबे समय तक हम निगम व्यवस्था पर निर्भर करते थे, कारपोरेशन पर, गवर्नमेंट कंपनीज पर। तो कंपनी लाभ में जाए या हानि में जाए, वहां के जो मैनेजिंग डायरेक्टर या जो भी स्टाफ होते थे उन लोगों को बड़ा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनकी सैलरी मिल रही है, नियमित रूप से उनके प्रमोशन हो रहा है, उनको कंपनी प्रॉफिट लॉस में जाने का कोई निजी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। यानी उनको कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं। देखिए इकोनॉमिक उसमें सबसे बड़ा मोटिव जो होता है एक्टिविटीज में, प्रॉफिट मोटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि इस कंपनी को चलाने के लिए जो लोग हैं वो सरकारी लोग हैं, सरकारी अमले हैं, सरकारी कारिंदे हैं। एक खामी रही, कुछ इसके प्लस पॉइंट भी रहे। प्लस पॉइंट ये रहा कि शुरुआती दिनों में स्टेट के पास पैसे थे, उस समय फ्रांस बहुत प्रतिष्ठित था, बहुत समृद्ध था, तो खूब पैसा डाला गया इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, और सरकार की सेना और तमाम व्यवस्थाएं लगी रहती थी कि कंपनी अंग्रेजों से कम्पीट करके आगे जाए। और कई बार आप देखेंगे युद्धों में सरकार का भरपूर सपोर्ट भी मिला, जब दोनों प्रतिस्पर्धा के युद्ध लड़ रहे थे, भी आगे बढ़ेंगे, तो सरकार ने इसका सपोर्ट भी किया। तो 50 वर्षों का एक अधिकार मिला। कितने वर्षों का एक अधिकार मिला, तो कोई और कंपनी नहीं आएगी, निश्चित कर दिया गया। 50 वर्ष का एक अधिकार होगा इस व्यापार का, 50 वर्ष का एक अधिकार। ये महत्वपूर्ण बात है कि दूसरी कोई कंपनी 50 वर्षों में के अंतर्गत, यानी कोई ना सरकारी और ना ही कोई प्राइवेट कंपनी खोली जा सकती है। तो ये महत्वपूर्ण इसके साथ शर्त जुड़ा हुआ था। आगे आप देखेंगे फ्रैंको कैरो ने, अब आते हैं भारत में फ्रैंको कैरो, फ्रैंकोइस कैरो नाम उसका है। इनको पढ़ा जाता है फ्रैंको कैरो, ठीक है। ये भारत आते हैं और भारत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री फ्रैंको कैरो ने सूरत में स्थापित किया 1668 में। तो ये 1668 में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित करते हैं, सूरत में, ठीक है। तो ये मार्क करिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है डेट भी और जगह भी, और किसने स्थापित किया, तो फ्रैंको कैरो। पहला एक्सपेडिशन जो आया था, यानी प्रथम अभियान दल जो आया किनका, फ्रांसीसियों का, वो किसके नेतृत्व में आया, फ्रैंको कैरो में। 1668 में ये लोग पहुंचते हैं कहां पर, सूरत में, और वहां पहली फैक्ट्री डालते हैं। दूसरी फैक्ट्री इन्होंने बनाई मसूलीपट्टनम में 1669 में। 1669 में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री बनाई, दूसरी फैक्ट्री ये कहां बनी, मसूलीपट्टनम में, ठीक है। मसूलीपट्टनम में इनकी दूसरी फैक्ट्री बनती है। अब इस तरह से आप देख रहे हैं, एक कहां पर है, ये वाली सूरत पर है, यानी पश्चिमी तट, ये कहां पहुंच गया, कई बार मसूलीपट्टनम का रेफरेंस आया है, ईस्टर्न कोस्ट पर। तीसरा इन्होंने इसी कोस्ट पर, यानी आपके ईस्टर्न कोस्ट पर ही सैन थोमे में तीसरी फैक्ट्री स्थापित किया था 1672 में, सैन थोमे, ठीक है। यहां पर इन्होंने अपनी तीसरी फैक्ट्री सैन थोमे में स्थापित किया। इसके बाद में फ्रैंको मार्टिन आते हैं और उन्होंने 1673 में पौंडीचेरी में एक फैक्ट्री स्थापित किया और बड़ा महत्वपूर्ण सेंटर के रूप में से डेवलप किया। तो नाम था फ्रैंको मार्टिन, फ्रैंको मार्टिन। फ्रैंको मार्टिन का कंट्रीब्यूशन ये रहा कि इन्होंने पौंडीचेरी, जिसे भी किस नाम से जानते हैं, पुदुचेरी, ठीक है, नया नाम क्या उसका हो गया है, पुदुचेरी। यहां पर इन्होंने अपना एक फैक्ट्री स्थापित किया, कब, 1673 में। ये 1673 में ये फैक्ट्री स्थापित हुई यहां पर, और यही फ्रांसीसी मुख्यालय बन जाता है, फ्रांसीसी मुख्यालय बनता है, ठीक है। तो फ्रांसीसी मुख्यालय कौन बना, यानी फ्रांसीसियों का अपना राजधानी नगर भी कह सकते हैं, इनकी अपनी बस्तियों का, ये बन गया, पौंडीचेरी बना। और ये फ्रैंको मार्टिन जो है ये पहले गवर्नर बन जाते हैं 1674 में।
तो प्रथम गवर्नर कब बने फ्रैंको मार्टिन? 1674 में पांडिचेरी के प्रथम गवर्नर बन जाते हैं, यानी इन्हीं के हाथ में अब फ्रांसीसी ट्रेड आ जाता है, इसका नियंत्रण आ जाता है। तो इंपॉर्टेंट है फ्रैंको मार्टिन, ठीक है, क्योंकि इसने काफी महत्वपूर्ण काम किया है और भारत में इन्होंने ब्रिटिश यानी फ्रेंच जो व्यवस्था है उसको स्टेब्लिश करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इसी बीच इनका डचों से झगड़ा होता है। डच और फ्रांसीसी पहले लड़े हैं, बाद में अंग्रेज और डच ये फ्रांसीसी लड़ना शुरू होंगे। तो सबसे पहले डचों से इनका प्रतिस्पर्धा शुरू होता है और डचों ने 1693 में पांडिचेरी छीन लिया था। कब छीन लिया डचों ने? 1693 में पांडिचेरी डचों ने छीन लिया। किससे? फ्रैंको मार्टिन से, ठीक है। तो इसमें इनमें आपस में टकराव हुआ और ये छीन लिया इन्होंने। लेकिन 1697 में एक रिजविक की संधि हुई दोनों के बीच में, डचों और फ्रांसीसियों के बीच में। तो आगे रिजविक की संधि से, रिजविक की संधि 1697 में ये संधि हुई थी, ठीक है। इससे क्या हुई? पांडिचेरी वापस मिल गई। इस संधि की महत्ता यह है कि पांडिचेरी डचों ने वापस कर दी, वापस दे दी, ठीक है। तो ये संघर्ष रहा पहले किसके साथ में? डचों के साथ संघर्ष रहा। रिजविक की संधि जो हुई 1697 में, उसमें दोनों में समझौता हो जाता है और ये पांडिचेरी को वापस कर देते हैं। 1690 में इन्होंने बंगाल में चंद्रनगर में अपनी कोठी बनाई। कोठी भी बोलते थे फैक्ट्री को, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने 1690 में चंद्रनगर बंगाल, 1690 में कहां पर? चंद्रनगर, जो बंगाल का सेंटर इनका बना, बंगाल में कोठी खोली। कोठी फैक्ट्री एक ही, ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्रश्न पत्र में भी आ सकता है ये कोठी फैक्ट्री, कोई कोठी कहते थे, कोई और मतलब मत निकालिएगा। दोनों का, फैक्ट्री कहो चाहे कोठी कहो, दोनों एक ही चीज है। तो इन्होंने बंगाल में अपनी कोठी खोली। फिर 1725 में इन्होंने माहे पर कब्जा कर लिया। 1725 माहे किसके कब्जे में आ गया? ठीक है, माहे नामक इलाका किसके कब्जे में आ जाता है? फ्रांसीसियों के। ये मालाबार तट पर है। कहां पर है ये? मालाबार तट, केरल वाला क्षेत्र, केरल में है अभी ये मालाबार तट, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कराईकल जीत लिया। यह है 1739 में, 1739 कराईकल, यह है तमिलनाडु में भी। मतलब आप ध्यान रखिएगा, हम लोकेशन वाइज बता रहे हैं। पांडिचेरी या पुडुचेरी, कराईकल, माहे और एनम, ठीक है। ये 4 क्षेत्र ऐसे हैं जो एक संघ शासित क्षेत्र हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि कराईकल तमिलनाडु राज्य में है तो ये गलत है। लेकिन तमिलनाडु का जो स्टेट है उसी के बीच में एक ऐसा क्षेत्र है जो किसका है वो पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्र का। इसी तरह से केरल में माहे है, लेकिन माहे जो है ये शहर केरल का हिस्सा नहीं है, केरल राज्य का, बल्कि ये किसका है? संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी का, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्लियर रहिएगा। पुडुचेरी, यनम, कराईकल और माहे, 4 क्षेत्र है जिस पर कि अंग्रेज कब तक रहेंगे? नवंबर 1954 तक रहेंगे, ठीक है। अंग्रेज जाने के बाद ही जाते हैं, अभी वो चीजें आती हैं आगे, डिफरेंस आएंगे। तो इन्होंने कराईकल पर कब्जा कर लिया 1739 पर। 1701 में पांडिचेरी जो है वो मुख्यालय बना था। कब बना था? 1701 में पांडिचेरी को, मतलब ये रेफरेंस है, पांडिचेरी क्या बना? मुख्यालय बन गया। और पीछे बात आ चुकी है कि पहला गवर्नर कौन बना था? फ्रैंको मार्टिन पहला गवर्नर बना था। इसके बाद में डुप्लेक्स आता है, तब तेजी से सारी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। डुप्लेक्स जो थे ये एक ठीक है, डुप्लेक्स ये जो है एक बड़े फ्रांसीसी ट्रेडर के बेटे थे और इनके पिता सरकार में वहां पर फ्रांस में बड़ा उच्च अधिकार प्राप्त पद पर भी थे। और जो ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी उसके भी डायरेक्टर्स में शामिल किए गए थे, उसमें उच्च अधिकारी थे। योग्य व्यक्ति था ये भी, ठीक है। इसे भारत भेजा गया, पांडिचेरी में एक उच्च पद पर 1720 में भेजा गया। कब भेजा गया? 1720 में। तो ये पूछ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। 1720 में ये कहाँ आया? पांडिचेरी में एक उच्चाधिकारी बनकर आया,
यानी सरकार में एक उच्च अधिकारी बना पांडिचेरी में आया, क्योंकि इनका मुख्यालय था। यह व्यक्ति धीरे धीरे राइज करता है और पूरा अपने हाथ में व्यवस्थाएं लेने की काम करता है। 1730 में चंद्रनगर का गवर्नर बन गया। 1730 में ये चंद्रनगर का गवर्नर बना। ठीक है, अब आप देखो धीरे धीरे राइज कर रहा है और बाद में चल करके यही इस कंपनी का मुखिया बन जाएगा। और 1741 में ये डायरेक्टर जनरल बन जाता है। 1741 में जैसे यहाँ गवर्नर जनरल होता था अंग्रेज कंपनी का, वैसे इनका था कि ये क्या बन गया, डायरेक्टर जनरल बन गया। महानिदेशक जिसको कहते हैं, महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल बन गया। मतलब अब भारत में जितने भी फ्रेंच मामले हैं, मैटर्स हैं, व्यवस्था है, उन सभी का प्रधान या मुखिया कौन बन गया, डुप्ले बन जाता है। अब आप देखिए बड़ी तेजी से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। धीरे धीरे जो और तमाम प्रतिद्वंदी हैं, पुर्तगीज हैं, वो भी डाउन होते चले गए इन दोनों उसमें। तो पहला नंबर अंग्रेज हैं, दूसरे नंबर पर फ्रांसीसी दिखने लग गए थे। इस 1740 तक आते आते फ्रांस सरकार काफी महत्व दे रही थी, पैसे भी खूब लगाया, सेना से भी मदद करती थी, तो इन्होंने अच्छा खासा अपनी मजबूत भूमिका बना लिया था। अब इसके बाद में चीजें बदलना शुरू होती हैं। ठीक है, ये डुप्ले जो है वो उसने एक स्वप्न देखा। पहला व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, डुप्ले स्वप्न देखता है कि हम बुलियंस लेकर के आते हैं भारत में ट्रेड करने के लिए। क्या लाते हैं, बुलियंस। बुलियंस क्या था, बुलियंस का मतलब इनको हमें देने के लिए कुछ था ही नहीं। बुलियंस में शामिल था सोना या गोल्ड और चांदी था। इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, बुलियंस कहते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, तो इनके पास में, इन किसके पास, जो यूरोपियन ट्रेडर आते थे हमारा माल खरीद करके ले जाते थे, उसके एवज में देने के लिए सोना और चांदी के अलावा कुछ था ही नहीं। अब आप खुद आप सोचो, सोना और चांदी के सिक्के लेकर के बाजार में अभी खरीदने जाओ किसी माल में, सामान खरीदते समय तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब पेमेंट करेंगे थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, सोना चांदी हाथ से निकलते एक अलग सी फीलिंग आती है। इनको ये लगने लगा कि भारत में हम ऐसा कुछ क्या कर लें जिससे कि भारत में हमें सोने चांदी भर भर करके बोरों में ना लाना पड़े और भारत का माल फ्रीली अपना हो जाए। ये सोच पाने में कुछ बैकग्राउंड भी थोड़ा समझना जरूरी है, जिसके नाते इस स्थिति में आते हैं। इसके पीछे कारण ये था कि भारत में मुगल साम्राज्य अगर आप देखें तो हालत खराब हो रही थी। नादिर शाह इससे पहले आक्रमण कर चुका है, कुछ ही समय पूर्व किसने आक्रमण किया है, नादिर शाह ने, और दिल्ली बल भर लूटा था उसने। मुगल सम्राट ऐसा था जिसकी हालत बड़ी खराब थी, काफी कमजोर हो गए थे। जो सम्राट थे उस समय उनका नाम था मोहम्मद शाह रंगीले। अब नाम में जिनका रंगीला हुआ, आप सोचिए। इन लोगों की बड़ी विशेषता ये थी कि इनके हरम में इतनी रानियां और कितनी अन्य रहती थी। 6 किलोमीटर का लंबा हरम था। मतलब यहाँ आप देखिए शाहजहानाबाद जो आपका लाल किला है, यहाँ से लेकर के पुराने किले तक इनका केवल हरम था। 6 किलोमीटर का बताते हैं हरम था, और गायब हो जाते थे सम्राट उसमें। जहां पनाह को खोज करके लाना पड़ता था, कोई सरकारी काम पे उनके अगर मुद्रिका छाप की जरूरत होती थी। आप जानते हैं उसमें राजा अपनी उंगलियों में जो अंगूठी पहनते थे वो मुद्रा छाप होता था, और उससे किसी दस्तावेज को ऑथेंटिकेट किया जाता था। ठीक है, तो ये हालत थी। ठीक, छोटी छोटी शक्तियां जो हैं आपस में लड़ने लगी थी और अपने को स्वतंत्र बनाने लगी थी। बंगाल का नवाब अलग अपना स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर रहा था। आप दक्षिण में देखेंगे तो हैदराबाद में निजाम स्वतंत्रता की घोषणा कर चुका था। इसी तरह से कर्नाटक का नवाब भी अलग अपना सोचने लगा था। तो भारत ऐसे तमाम हिस्सों में बंट रहा था। आप देखेंगे मराठे बहुत बड़े इलाके में इस समय हलचल मचाए हुए हैं, उनका एक बड़ा राज्य स्थापित हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में ये भारत में राजनीतिक महत्वाकांक्षा पालने लगे। तो पहली राजनीतिक महत्वाकांक्षा पालने वाला व्यक्ति था डुप्ले, जो ये स्वप्न देख रहा था कि भारत में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करेंगे, यानी भारत में एक राज्य क्षेत्र प्राप्त कर लेंगे अपने लिए, भारतीयों से उससे हम लगान वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लेंगे, यहाँ के संसाधनों पर हमारा नियंत्रण हो जाएगा, और फिर हम सोना चांदी वहां से नहीं लाएंगे, भारतीयों से पैसे वसूलेंगे, और दबाव, राजसत्ता के दबाव से इनका माल हम सस्ते में खरीद करके दुनिया भर में बेच करके माला माल हो जाएंगे। तो भारत में एक राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने का विचार सबसे पहले किसके मन में आया, डुप्ले के मन में आता है। और इसका परिणाम ये निकलता है कि ये राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगा, और इसी वजह से डुप्ले की नीतियों के नाते कर्नाटक युद्ध शुरू हुए। क्या शुरू हुए, कर्नाटक युद्ध। ये किसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। तो कर्नाटक में कुछ दिक्कत होती है, हैदराबाद में थोड़ा उत्तराधिकार को लेकर के कुछ समस्याएं आती हैं, मुगल बादशाह तो अपनी रंगीनियों में डूबा हुआ है, न तो उसके पास शक्ति भी है कि वो हस्तक्षेप कर पाए अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच में। तो इनको खुला खेल फरुखाबादी जो बोलते हैं ना, एक मुहावरा, इसी तरीके से खुलकर खेलने को, अपने मनमाने पर से जैसे चाहो खेलने का मौका मिल गया। तो 3 कर्नाटक युद्ध हुए। ये पहला जो शुरू हुआ था 1746 से शुरू हुआ। ठीक है, इन 3 कर्नाटक युद्धों में अंततः क्या हुआ, ये दोनों की प्रतिस्पर्धा का युद्ध हो गया। कौन कौन दो प्रतिस्पर्धी हो गए, एक हो गए अंग्रेज और दूसरा प्रतिस्पर्धी हो गए फ्रांसीसी। दोनों ये चाह रहे थे कि उनका राजनीतिक वर्चस्व खास करके कर्नाटक के क्षेत्र में स्थापित हो। इसी के लिए
1746 से युद्ध शुरू होते हैं और कुल कितने कर्नाटक युद्ध हुए? ये 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे और इन 3 कर्नाटक युद्धों में अंग्रेज फ्रांसीसी वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़े कि भारत में अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लें, बांटो और राज करो की नीति स्थापित करें, यहाँ के जो लोकल राजा हैं उनको अपना अधीनस्थ बना लें और इस प्रक्रिया में अंततः आप देखेंगे अंग्रेजों ने बाजी मार ली। ठीक है, 1754 में गलती सरकार ने, जब यहाँ टसल बहुत बढ़ गया तो अंग्रेज दबाव बनाने लगे, क्योंकि फ्रांस में आप जानते हैं फ्रांस के पास में नेवी उतनी पावरफुल नहीं थी, फ्रांस का यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। तो अंग्रेज दुनिया में, आप जानते हैं हमने पीछे भी चर्चा किया था, अपनी ब्लू वाटर पॉलिसी चला रहे थे, सबसे डोमिनेटिंग नेवी इनकी थी। ठीक है, तो इन्होंने फ्रांसीसियों पर ज्यादा दबाव बना लिया और अंततः क्या होता है कि 1754 में किसे वापस बुला लिया गया? डुप्ले को वापस बुला लिया गया, इसको फ्रांस। ये बड़ी गलती थी। डुप्ले बड़ा खिलाड़ी था, भारत के सारे दाव पेच समझ रहा था। आप देखिए 1720 से लेकर के इस समय तक 30 साल का एक्सपीरियंस था, भारत के रग रग से वाकिफ हो गया था, अंग्रेजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा था, कंपटीशन समझ रहा था। लेकिन फ्रांसीसी सरकार ने दबाव में और जो झगड़ा झंझट चल रहा था इससे परेशान होकर के डुप्ले को वापस ले लिया और परिणाम यह हुआ अंग्रेजों को खुला खेल खेलने का मौका मिला, क्योंकि इसके बाद जो आते हैं गोडेहू आते हैं, ठीक है, बाद में लाली आते हैं इस पद पर, लेकिन ये लोग सफल नहीं हो पाए क्योंकि उनके पास भारतीय मामलों की इतनी अच्छी जानकारी नहीं थी। और अंततः क्या होता है कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को 1760 में बहुत बुरी तरीके से पराजित कर दिया। वांडियावास बंगाल में एक जगह है, वांडियावास। तो वांडियावास में किसकी निर्णायक हार हो गई 1760 में? अंग्रेजों की। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। ठीक है, इनके सारे इलाके 1760-61 में कब्जा कर लिए और अंततः 1763 में पेरिस की संधि हुई। कब हुई? 1763 में। कौन सी संधि? पेरिस की संधि। पेरिस में दोनों पक्ष बैठते हैं और इस संधि के बाद में शांति हुई इनमें, और चूंकि इनका तमाम इलाका जीत लिए थे फ्रांसीसियों का अंग्रेजों ने, तो इसके बाद संधि के बाद में इन्होंने पौंडीचेरी, यनम, कराईकल और माहे के क्षेत्र वापस कर दिए। ये वापस हो गए, लेकिन कहा गया, शर्त लगाई गई कि आप कोई किलेबंदी नहीं करेंगे। तो कौन से 4 क्षेत्र इनके पास बचे फ्रांसीसियों के पास? पांडिचेरी, यनम, कराईकल और माहे। कई टर्म एंड कंडीशन लगा दिया गया, कहा गया चुपचाप आप सिर्फ और सिर्फ व्यापार करेंगे, अब से कोई सैनिक महत्वाकांक्षा नहीं रखेंगे, लिमिटेड सेना भी रख सकते थे, एक उससे लिमिट से ज्यादा सेना नहीं रख सकते थे। ठीक है, और इन्हीं क्षेत्रों से व्यापार भी करेंगे, बाकी भारत में ज्यादा उद्यम नहीं मचाएंगे। और इस तरीके से आप देखिए फ्रांसीसी शक्ति को किसने कंटेन कर दिया? लिमिटेड उसमें, कहा पांडिचेरी, यनम, कराईकल, माहे में इन्होंने कंटेन कर दिया, इनको वही तरीके से बांध दिया अंग्रेजों ने। और अब आप देखेंगे इसी समय के आसपास 1757 में इन्होंने प्लासी जीत लिया था। 1757 में अंग्रेजों ने क्या जीत लिया? प्लासी। प्लासी के दिमाग पढ़ेंगे कि बंगाल पूरी तरीके से, बंगाल, बिहार, उड़ीसा किसके कब्जे में आ गया है? अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। यहाँ पर कठपुतली सरकार बन गई है, बंगाल जीत लिया। एक बड़ा परिवर्तन और इंग्लैंड में होता है, वहां पर आप देखेंगे 1750 तक जाते जाते इतना धन कमा चुके थे और ये लोग शिक्षा दीक्षा में भी आगे निकल चुके थे, वैज्ञानिक शिक्षा में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाता है यूरोप में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब हुआ? ये 1750 के दशक में, 1750 के दशक में। कहाँ हो चुका था? इंग्लैंड में हो चुका था। यानी फ्रांस पीछे है, फ्रांस की शक्ति ट्रेड पर है, प्रोड्यूसर नहीं बन रहे हैं। यहाँ आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में देखेंगे मशीनों के माध्यम से काफी बल्क प्रोडक्शन की कंडीशन इंग्लैंड में दिखाई देने लगी, औद्योगिकृत राष्ट्र बन गया। और अभी फ्रांस कैसा कृषि प्रधान है समाज और थोड़ा ट्रेड करता है, लेकिन इनके पास उत्पादन भी होने लगा, अपना माल बेच करके ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा प्रभाव शुरुआती दिनों में पड़ा, वो पड़ा सूती वस्त्र पर। तो सूती वस्त्र जो हमारे यहाँ बनते थे करघों में, यहाँ पर ये लोग किसमें बनाने लगे? सूती वस्त्र ये पावर लूम से बनाने लगे और वो बहुत सस्ते होते थे, बल्क प्रोडक्शन होने लगा, तमाम चीजों का उत्पादन फैक्ट्रियों में होने लगा। और अंततः परिणाम इसका निकलता है कि आर्थिक समृद्धि भी हो गई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आप जानते हैं सेना को भी सपोर्ट करता है, तमाम उपकरण, लड़ाई भिड़ाई के सामान, ठीक है, मशीनरी सब तैयार होते हैं। तो इस नाते धीरे धीरे इंग्लैंड आगे निकल गया इससे, फ्रांस से। और इस तरह आप देखेंगे इसके बाद में आप 1757 से लेकर के 1947 तक का एक आप ब्रिटिश औपनिवेशिक काल भारत में देखते हैं। 190 सालों में भारत को उन्होंने जमकर लूटा, जो तो परंपरागत व्यवस्था थी उसको धराशायी किया। और इस तरह से भारत को आप देखिए, जो इतना रिच था, हम लोग बात कर रहे थे कि धनी बनना है तो चलो इंडिया, और बाद में क्या कर दिया इन्होंने? बहुत ही गरीब बना करके इस देश को छोड़ा, तमाम प्रकार के विभाजन पैदा किए। देश आप जानते हैं 2-2 हिस्सों में बट गया, 2 बल्कि क्या थे, 3 कह लीजिए आप। एक इंडिया, एक पाकिस्तान बना था, लेकिन पाकिस्तान आप जानते हैं कितनी बदमाशी से 2 हिस्सों में बांटा गया। एक पूरा पश्चिम, इतने बड़े 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस था दोनों के बीच में। तो ईस्ट पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बनता है। ठीक है, तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि किस तरीके से ब्रिटिश यहाँ आए और आप अंततः देख रहे हैं क्या, भारत पर राजनीतिक प्रभुत्व और वर्चस्व स्थापित करने में लग गए।
शुरुआत किया था डुप्ले ने, लेकिन डुप्ले का स्वप्न पूरा नहीं हो पाया। और आप पढ़ेंगे आगे कि क्लाइव नामक एक व्यक्ति था, क्लाइव, जिसको लॉर्ड क्लाइव भी कहते हैं, हम लॉर्ड क्यों बोले उसको, तो क्लाइव ने आकर के सब बदल दिया। और डुप्ले जो स्वप्न देखा था उसको बंगाल में किसने पूरा किया? क्लाइव ने पूरा किया, और अंग्रेजी राज स्थापित करने में वो सफल रहा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की चर्चा करेंगे बंगाल अधिपत्य वगैरह की। तो अभी इस क्लास में इतना ही। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मित्रों में भी शेयर करें, बताएं सबसे। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो हम लोग सिस्टम अपनाए हुए हैं उसमें एक पोर्शन एंशिएंट का भी साथ साथ चल रहा है और दूसरा इसका। ठीक है, तो धन्यवाद। आज आपका बस इतना ही रहेगा।